चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप लोग। बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है, व्यस्त है? कोई आफत तो नहीं आई आपको क्लास में आने के लिए? कोई दिक्कत तो नहीं आई? किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा क्लास करने के लिए? हैं? थकान वकान तो नहीं हुई आपको? तो कल आप सभी को पता है कि बजट पेश हो चुका है और हमने भी बजट की शुरुआत कर दी है और शानदार तरीके से हम लोग आज उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। कल हमने सार्वजनिक आय पढ़ा था और 2025-26 के अनुसार इनकम का तरीका भी बताया था। आज मैं आपको सार्वजनिक आय का 2026-27 का वो तरीका बताऊंगा कि सरकार की इनकम का क्या जरिया है। ठीक है, ये सरकार की सार्वजनिक आय है। अरे भाई, क्या हो गया जी? देखो, ये सरकार की इनकम का सोर्स है। 26-27 में सरकार को कहां कहां से पैसा मिलने वाला है, ये उसके बारे में है। तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि सरकार को पैसा कहां कहां से मिलने वाला है। तो हम लिखेंगे बजट 2000। यहां पे मैं लिखता, अभी सार्वजनिक आय में ही चल रही चीजें है ना, तो लिखेंगे बजट 2026-27। बजट 2026-27। बजट 2026-27। बजट, अरे हो रहा है, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? बजट 2026-27 में सरकार की अनुमानित आय का स्रोत। सरकार की अनुमानित आय का स्रोत। ठीक है, तो सरकार को कहां कहां से पैसा मिलने वाला है, ऐसा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो सरकार को सबसे ज्यादा पैसा जो है, सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है पता है? सबसे बड़ा सोर्स है ये बोरोविंग, उधारी। सरकार को उधारी से सबसे ज्यादा पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है उधारी। उधारी, उधारी से कितना मिलने वाला है? 24% पैसा मिलने वाला है। तो 1 रुपए में से 24 पैसा, या अगर हम बात करें 1 रुपए का लगभग लगभग, या टोटल बजट का 24% पैसा जो है वो सरकार को कहां से मिलने वाला है? उधारी से मिलने वाला है। ठीक है, सरकार की इनकम का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है इनकम टैक्स, आयकर। ये आयकर, और आयकर से कितना पैसा मिलने वाला है? 21% पैसा। तो इनकम टैक्स से सरकार को 21% पैसा मिलने वाला है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार की इनकम का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है इनकम टैक्स। फिर मेरे साथियों, तीसरा सोर्स है कारपोरेशन टैक्स, जिसे हम हिंदी में निगम कर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? निगम कर के नाम से आप इसे जानते हैं। और इससे कितना मिलने वाला है? तो निगम कर से लगभग लगभग मेरे साथियों 18% पैसा मिलने वाला है। और उसके बाद में फिर 15% पैसा आपको जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से मिलने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, टैक्सेस, इससे कितना पैसा मिलने वाला है? 15% पैसा मिलने वाला है। तो सरकार की इनकम का चौथा सबसे बड़ा सोर्स जो है वो जीएसटी एंड अदर टैक्सेस है मेरे दोस्त। आ गई बात समझ में? ये याद करना है, परीक्षा में यहां से सवाल आता है, तो आप भूले नहीं, इसको जरूर याद रखें। ठीक है, ये सरकार की इनकम के बारे में मैंने आपको यहां पर डिस्कस करते हुए बताया। ठीक है, ये आप एड ऑन कर लीजिएगा आपकी पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे की कहानी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ओके मेरे दोस्त। अब देखिएगा, सरकार की पूंजीगत आय के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हमने सार्वजनिक आय में राजस्व आय और पूंजीगत आय दो पार्ट में डिवाइड किया था। हमने राजस्व आय के बारे में डिस्कशन कर लिया, अब हम बात करेंगे पूंजीगत आय। तो मैं हेडिंग डालता हूं पूंजीगत आय, है ना। ये सरकार की दूसरी सबसे बड़ी, मतलब सरकार की इनकम का दूसरा पार्ट है पूंजीगत आय।
पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्ति भी आप इसे कह सकते हैं, पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, पूंजीगत आय बोल दो या फिर पूंजीगत प्राप्तियां, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीट। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? तो इसके लिए जो शब्द है वो है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट या कैपिटल इनकम के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। ये भी है तो सरकार की इनकम ही, भाई पूंजीगत आय भी तो सरकार की इनकम में ही आती है, सरकार की राजस्व आय का ही इनकम है ना ये भी। तो इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है, क्या समझा जा सकता है? तो हम लिखेंगे सरकार की ऐसी आय या सरकार को मिलने वाली ऐसी आय जिससे, लिखेंगे सरकार को मिलने वाली ऐसी आय, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय, सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी आय जिससे जिससे तब दो बातें हमें याद रखना है, जिससे या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो, या तो सरकारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति, या तो सरकारी संपत्ति, या तो सरकारी संपत्ति में कमी हो, कमी हो। देखो दो बातें हमें याद रखना है, मैंने बताया या तो सरकार की संपत्ति कम हो जाए और सरकार को पैसा मिल जाए, है ना, या फिर वीडियो ही दिख रही है, वीडियो ही तो दिखनी चाहिए, डिवीजन अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जिससे या तो सरकार की संपत्ति में कमी हो या फिर सरकार के ऋण या फिर सरकारी ऋण या फिर सरकारी ऋण, ऋण को हम बोलते हैं कर्ज या इसी को लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, देयताएं भी बोल सकते हैं, देयताएं, या फिर सरकारी ऋण या कर्ज या देयताएं में वृद्धि हो, लाइबिलिटीज बढ़ जाए और सरकार को पैसा मिल जाए। मतलब ये दो बातें हमें याद रखना है कि सरकार को मिलने वाला ऐसा पैसा जिससे या तो सरकार की संपत्ति कम हो जाए या फिर सरकार का लोन बढ़ जाए और सरकार को पैसा मिल जाए। सरकार की ऐसी इनकम जो है उसी को सरकार की क्या बोलते हैं, तो याद रखना राजस्व आय बोलते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, पूंजीगत आय बोलते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे पैसा चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है पैसे के, बोले कौन कौन से ऑप्शन है सर, ठीक है, आ गई बात समझ में? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, बोले कैसे सर, दो ऑप्शन कैसे हैं? तो मैं ये बताता हूं कि एक तो ये कि मेरे पास जो संपत्ति है उसको मैं बेच दूं और पैसा कमा लूं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक बाइक है और मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है, तो मैं अपनी इस बाइक को बेच दूं और पैसा कमा लूं। तो अगर मैं बाइक को बेचूंगा तो मेरी संपत्ति में क्या होगी, कमी होगी, तो संपत्ति मेरी कम हो रही है। वैसे ही सरकार की संपत्ति अगर कम हो जाए और सरकार को पैसा मिल जाए तो वो सरकार की पूंजीगत आय। वैसे ही सरकार के ऋण में वृद्धि हो जाए, मतलब या तो सरकार का ऋण बढ़ जाए, भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैं अपने दोस्तों से उधार ले लूं, बैंक से उधार ले लूं, पर्सनल लोन ले लूं। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा समझने के लिए हम उदाहरण लगाते हैं यहां पर और फिर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं चर्चा करूं कि कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल है, याद रखना मेरे साथियों, सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल में लिखेंगे विनिवेश। निवेश का उल्टा होता है विनिवेश, विनिवेश आप इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट,
है ना। विनिवेश आप इसे बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब जो सरकार की संपत्ति है उसकी हिस्सेदारी को बेचना, इसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे सरकारी संपत्तियों की हिस्सेदारी बेचना। आपने देखा होगा जैसे सरकार एलआईसी की हिस्सेदारी को बेच रही है, तो बेचेगी तो सरकार को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं सरकारी संपत्ति की हिस्सेदारी को बेचना, सरकारी संपत्तियों की हिस्सेदारी को बेचना। सरकारी संपत्तियों की हिस्सेदारी को बेचना। सरकारी संपत्तियों की हिस्सेदारी को बेचना। जैसे सरकार के पास एलआईसी है, सरकार एलआईसी की हिस्सेदारी को बेच करके जो पैसा कमाती है वो सरकार की कैसी इनकम है, तो पूंजीगत आय है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। दूसरी बात मेरे दोस्त, और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो एक इसका उदाहरण मुझे लगता है उधारी लेना, उधारी, उधारी या बोरोविंग, उधारी या बोरोविंग। आपको मैंने अभी एक चीज लिखवाई है, और वो क्या लिखवाई पता है, कि सरकार को सबसे ज्यादा इनकम मिलेगी उधारी से। अब ये उधारी मेरे साथियों बाहर से भी हो सकती है, देश की सीमा से बाहर, और देश की सीमा के अंदर से भी हो सकती है। सरकार अगर उधार ले, उधार का मतलब है कर्ज बढ़ाए, ठीक है, और उधार कहां कहां से ले सकती है, तो उधार ले सकती है मेरे साथियों, उधार ले सकती है विदेशों से, विदेशों से ले सकती है, विदेशों से उधार ले सकती है। पहला एक तरीका यह है, जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इनसे उधार ले ले, ठीक है, या फिर विदेशी संस्थाओं से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, इनसे। तो दूसरा उधारी का तरीका है विदेशी संस्थाओं से, विदेशी संस्थाओं से, विदेशी संस्थाओं से उधारी ले सकती है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इनसे उधारी ले ले। एक तरीका ये भी है मेरे साथियों, ठीक है, क्या कर ले, इनसे भी तो उधार ले सकती है कि नहीं ले सकती, बोले हाँ सर ले तो सकती है। तो एक ये है विदेशी ऋण बोल सकते हैं, या मार्केट से उधार ले सकती है, बाजार से, मतलब देश की सीमा के अंदर से प्रतिभूतियों को जारी करके, है ना, सिक्योरिटीज को जारी करके। तो लिखेंगे आंतरिक बाजार से, आंतरिक बाजार, आंतरिक बाजार मतलब भारत, आंतरिक बाजार का मतलब है देश की सीमा, आंतरिक बाजार से, बाजार से बॉन्ड जारी करके, आंतरिक बाजार से बॉन्ड जारी करके भी उधार ले सकती है, ठीक है, यह भी एक तरीका है मेरे साथियों। और क्या हो सकता है उधारी का, आंतरिक बाजार से, विदेशी संस्थाओं से, विदेशों से, इनसे उधार ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो उधारी एक, उधारी से जो पैसा मिलेगा सरकार को वो भी सरकार की पूंजीगत आय है, ठीक है। इसके अलावा सरकार अगर ऋण की वसूली कर ले, जैसे मान लो भारत सरकार ने अमेरिका को कभी सपने में नहीं दिया होगा, ऐसा नहीं, अमेरिका को कभी मान लो लोन दिया, वो पूरा लोन ले लेके नहीं भाई हमारा लोन दे दो, तो ऋण की वसूली, याद रखना। तीसरा एक उदाहरण लिखेंगे ऋण की वसूली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, आपकी एग्जाम में यहां से सीधा सीधा सवाल आ सकता है, क्योंकि सब उसमें दे रखा है ये टॉपिक में, सिलेबस में। तो ऋण की वसूली, ऋण की वसूली, ठीक है, ऋण की वसूली। तो अगर सरकार ऋण की वसूली कर लेगी, भाई हमारा ऋण दे दो, तो ऋण ही ले लेगी। ऋण एक प्रकार की क्या है, सरकार की असेट है, जिससे क्या होगा, जिससे सरकार को पैसा मिलेगा। तो ऋण की वसूली के माध्यम से भी सरकार को क्या मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आ गई बात समझ में, ओके, ठीक है, बताओ। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ठीक है ना। ये एक, ये हमारे पास में प्रमुख तरीके हैं जो कि सरकार की पूंजीगत आय के उदाहरण बनेंगे। इसके अलावा अल्प बचत जो होती है, स्मॉल सेविंग्स जो होती है,
जो कि बैंक अकाउंट में रखी जाती है, पोस्ट बैंक अकाउंट में रखी जाती है, ठीक है, तो वो भी तो सरकार की एक लाइबिलिटीज है, बढ़ा रही है। तो याद रखना, सरकार सरकार मेरे साथियों और कहां से ले सकती उधार, तो अल्प बचत के माध्यम से। ये उधार में एक और चीज जोड़ लेंगे, अल्प बचत, स्मॉल सेविंग्स, अल्प बचत के द्वारा। तो अल्प बचत के द्वारा भी सरकार को उधार मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत महत्वपूर्ण। आप मानो या मत मानो, मेरी नजर में तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ भाई। तो अर्पित भाई इसको उतार लो जल्दी से, है ना, फिर हम अगला पढ़ते हैं मेरे साथियों, जिसे बोलते हैं सार्वजनिक व्यय, है ना। जल्दी से इतना पढ़ो, मुझे 1 मिनट का समय दे दो, ठीक है, चलो। चलिए बढ़े आगे, ओके, बहुत बढ़िया। आकाश भाई, हाँ जी, तनवीर सर, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण ईयर समझा, समझा तो दिया था कल, है ना, हो गया, चलाओ। कहीं नहीं भाई, है ना, वहीं गया था जहां जाना चाहिए था। चलो, ये पूंजीगत आय, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे साथियों, अगला हमारा टॉपिक है, मतलब अगला घटक है बजट का, जिसे बोलते हैं सार्वजनिक व्यय, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय। और सार्वजनिक व्यय को हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में शब्द है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से आप इसे जानते हैं, सार्वजनिक व्यय के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब सार्वजनिक व्यय क्या है, ठीक है, सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या होता है, तो सार्वजनिक व्यय का सिंपल सा मतलब होता है कि सरकार आने वाले साल में कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है, इसका अनुमान, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में, सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष, सॉरी, सरकार द्वारा आगामी सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष, सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला, आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला अनुमानित, अनुमानित व्यय सार्वजनिक व्यय कहलाता है, अनुमानित व्यय
अनुमानित व्यय सार्वजनिक व्यय कहलाता है। अनुमानित व्यय सार्वजनिक व्यय कहलाता है। ठीक है, तो सरकार आने वाले साल में कहां कहां पैसा खर्च करेगी, ये एक एस्टिमेट है कि सरकार अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है। इसी को हम अनुमानित आय के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में मेरे प्यारे दोस्त, अनुमानित आय। अब मैं आपको यह बताता हूं कि बजट 2026-27 के अनुसार सरकार कहां कहां पैसा खर्च करने वाली है। तो याद रखना, यह सरकार का अनुमानित व्यय है। देखिएगा, यह सरकार का अनुमानित व्यय है कि सरकार ने अनुमान लगाया कि कहां कहां सरकार पैसा खर्च करेगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं बताता हूं आप लोगों को कि सरकार ने क्या अनुमान लगाया। देखिएगा, यह सरकार की अनुमान का स्रोत है। एक मिनट, है ना, थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं छोटा कर दूं, फिर आपको समझाऊंगा तो मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। देखिएगा, ये एक प्रकार का मैंने ये बताया आप लोगों को, रुपीज गोज टू, मतलब पैसा कहां जाएगा, है ना। ये 2026-27 के बजट का हिस्सा है कि पैसा कहां कहां खर्च होगा। तो भाई सरकार का जो टोटल पैसा है उसमें सरकार पैसा कहां कहां खर्च करने वाली है, इसका अनुमान ही सार्वजनिक व्यय कहलाता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि कहां कहां सरकार पैसा खर्च करेगी, तो इसके बारे में हमें बजट 2026-27 का आंकड़ा उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है। और ये 2026-27 का आंकड़ा है। इसमें देखेंगे सरकार जो है वो कहां कहां कितना पैसा खर्च करेगी। जैसे मैं अगर बात करूं, डिफेंस पर 11% पैसा खर्च करेगी। तो सरकार की इनकम का या सरकार के एक्सपेंडिचर का, मतलब एक्सपेंडिचर अगर 100% है तो 100% में से 11% पैसा जो है वो सरकार डिफेंस के ऊपर खर्च करने वाली, रक्षा के अंदर। सब्सिडीज में सरकार 6% पैसा खर्च करेगी। पेंशन में सरकार 2% पैसा खर्च करेगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उसमें 17% पैसा सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट 20% पैसा, सबसे ज्यादा उधार ले रही है, और 20% पैसा ब्याज में वो खर्च करने वाली है। इसी के साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजना, इसमें 8% पैसा, जो केंद्र सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई स्कीम्स है उसमें 8% पैसा सरकार खर्च करेगी। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में सरकार 7% पैसा खर्च करेगी, और स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में 22% पैसा खर्च करेगी। तो इसमें आप देखो, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें खर्च कर रही है सरकार। इस डायग्राम को देखते हुए मुझे बताओ। तो पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, या सरकार के व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सरकार कहां पर पैसा खर्च करने वाली। तो क्या जवाब दोगे आप लोग, बताओ भाई। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, धीरज का सवाल है कि सर अगर सरकार लोन लेगी तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, बिना गिरवी के कौन भला लोन देगा, देगा कोई? कोई नहीं देगा मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल गिरवी रखना पड़ेगा। स्टेट शेयर आप जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो आपको मैं यहां पर बता दूं कि स्टेट शेयर जो है ये सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। और कितना सोर्स है बताएं? देखो, मैं आपको यह बोल रहा हूं कि सरकार के व्यय का लगभग हिस्सा जो है वो सरकार कहां पर खर्च करेगी। तो सरकार के व्यय का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो सरकार कहां पर खर्च करेगी, अगर इसकी मैं बात करूं तो सरकार मेरे साथियों स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर, या ऐसा लिखे बजट 2026-27 के अनुसार, बजट 2026-27
बजट 2026-27 के अनुसार बजट 2026-27 के अनुसार, है ना, सरकार सबसे ज्यादा व्यय कहां करेगी? तो सर्वाधिक व्यय का अनुमान, सर्वाधिक व्यय का अनुमान, सर्वाधिक व्यय का अनुमान। अब आप ही बताइए कहां पर? तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस सबसे ज्यादा व्यय करेगी, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथियों टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग लगभग 22% हिस्सा जो है वो इसमें खर्च करेगी सरकार, ऐसा सरकार ने अनुमान लगाया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर सरकार खर्च कर रही है मेरे साथियों इंटरेस्ट पेमेंट में, ब्याज अदायगी में 20% पैसा। तो याद रखना दूसरा सरकार का सबसे बड़ा व्यय है ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और इसमें कितना पैसा है? तो 20% पैसा है। तो सरकार की एक्सपेंडिचर का लगभग 20% पैसा इसके अंदर है। ठीक है, ओके, ठीक है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, इसका हिंदी में मतलब होता है कि राज्य का अंश कितना है, कर में राज्य का अंश कितना है। ठीक है, ऐसा। फिर तीसरा इनकम का सोर्स क्या है? 20% हो गया, 22% हो गया। इसके अलावा मेरे साथियों 17% पैसा जो है सरकार कहां पर खर्च करने वाली है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। तो आप लिखेंगे सरकार के एक्सपेंडिचर का तीसरा सबसे बड़ा जो है क्षेत्र वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, केंद्र क्षेत्र की योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना बोलते हैं आप इसे हिंदी में। मैं लिख देता हूं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, स्कीम। और इसमें कितना पैसा? तो 17% पैसा, 17% पैसा। इसके बाद में फिर सरकार कहां पर पैसा खर्च कर रही है? तो 11% पैसा डिफेंस में कर रही है। ठीक है, तो चौथा डिफेंस, रक्षा, ये 11% पैसा। ठीक है भाई, ये जरूर याद रखना है, और आपकी एग्जाम में तो लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सार्वजनिक व्यय के प्रकार हम देखेंगे कितने प्रकार है इसके। ठीक है प्यारे भाई, बताओ एक बार जल्दी से। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना। ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे ना लेखपाल बन के, तो नैना ही नैना देखोगे। कभी गंगाराम के नैना देखोगे, कभी मांगीलाल के नैना देखोगे, है ना। पर मेरे दोस्त मैं आपको एक बात कहूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी जब नौकरी लगेगी, आप जाओगे, तो उन गरीब और असहाय लोगों की मदद जरूर करना यार। चाहे 10 रुपए कम कमाना, पर उनकी मदद जरूर करना, क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव होता है ना। उन्हें सच सच मायने में तो उनके पास जानकारी है ही नहीं। ठीक है, विक्रम सर ये आय है या व्यय? प्लीज अगर व्यय है तो गलत है, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। रुपीज गोज टू, पैसा कहां जाता है? व्यय ही तो है ये। बजट के अनुसार सर्वाधिक व्यय का अनुमान स्टेट शेयर, सही है बिल्कुल भाई, है ना, ये सही है, ये सही है भाई, व्यय है ये, रुपीज गोज टू। ठीक है, और यहां पर मैंने बताया रुपीज कम्स टू, कम्स फ्रॉम, कहां से आता है। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगा? ठीक है मेरे प्यारे भाई, बढ़े अब आगे हम। ठीक है, जीपी कुशवाहा जी, कैसे पता करेंगे सरकार पूरा पैसा खर्च करेगी? यार मंत्रालय पे जाओ, मतलब रिपोर्ट में जाओ, मंत्रालय में जाओ, सीएजी की रिपोर्ट आती है,
ठीक है, आओ जरा अब हम बात करते हैं मेरे साथियों सार्वजनिक व्यय के प्रकारों के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक व्यय के प्रकार। सार्वजनिक व्यय, आप सभी जानते हैं कि सार्वजनिक व्यय के भी दो घटक है। सार्वजनिक व्यय के घटक, देखो ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इसको समझ गए तो आपको मजा आएगा, और अगर आप इसको नहीं समझे, रट्टाफिकेशन किया आपने, तो आपको मजा नहीं आएगा। और मैं तो कहूंगा कि इसको रटना मत, 10 बार समझ लेना। कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सार्वजनिक व्यय के कौन कौन से घटक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कौन कौन से घटक है सार्वजनिक व्यय के? तो सार्वजनिक व्यय के दो घटक है विशेष रूप से। एक को हम बोलते हैं राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। और राजस्व व्यय को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं मेरे साथियों इसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से आप इसे जानते हैं। तो राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, ठीक है। एक को हमने क्या लिखा? राजस्व व्यय लिखा। एक तो ये प्रकार का व्यय है राजस्व व्यय, और एक और कौन सा है मेरे दोस्तों? तो याद रखना, एक को हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय। तो सार्वजनिक व्यय के दो घटक है, एक को बोलते हैं राजस्व व्यय, और एक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। इसको हम लोग कैपेक्स के नाम से भी जानते हैं। अभी एक नया शब्द आप सुनोगे, कैपेक्स। मतलब नया इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस बार कैपेक्स की मात्रा बढ़ी है। सरकार ने बजट में ये घोषणा की है कि हम कैपेक्स की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, पिछली बार से इतना ज्यादा है, ऐसे ऐसे सरकार घोषणा कर रही है। तो कैपेक्स का क्या मतलब होता है ये आपको जानना जरूरी है मेरे ख्याल से। कैपेक्स, ठीक है, इसका इसका पूरा नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा राजस्व व्यय का क्या है, मतलब है राजस्व व्यय, सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, सरकार का ऐसा व्यय, सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष में होने वाला ऐसा व्यय, सरकार का ऐसा व्यय, व्यय का मतलब खर्च है भाई, है ना। तो सरकार का ऐसा व्यय जिससे जिससे दो बातें, जिससे न तो सरकार की संपत्ति में बढ़ोतरी हो, सरकार का ऐसा व्यय जिससे न तो सरकार की संपत्ति, सरकार की संपत्ति का मतलब होता है सरकारी संपत्ति, जिसे असेट्स बोलते हैं आप लोग, ठीक है, जिससे न तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो और सरकार पैसा खर्च कर दे, और न ही, ठीक है, तो पहली बात समझ में आई, न तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो और न ही सरकार के ऋण में कमी हो। सरकार के ऋण या लाइबिलिटीज या देयताएं भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं सरकार के ऋण या देयताओं में कमी हो और फिर भी सरकार पैसा खर्च कर दे, तो सरकार का ऐसा व्यय क्या कहलाता है? तो सरकार का ऐसा व्यय कहलाता है मेरे साथियों, ऐसा व्यय क्या कहलाता है? ऐसा व्यय कहलाता है राजस्व व्यय। दो बातें इसमें याद रखना है, सरकार पैसा खर्च करे तो न तो सरकार की संपत्ति बढ़े
खर्च भी हो जाए पैसा और सरकार की संपत्ति भी ना बढ़े, और दूसरा न ही सरकार के ऋण में कमी हो जाए, मतलब न तो ऋण में कमी हो। देखो मेरे पास मान लो पैसा है, मैं सरकार हूं, मुझे सरकार मानो आप, मेरे पास पैसा रखा है, 2 लाख रुपए मेरे पास रखे हैं, है नहीं ऐसे मैं मजाक कर रहा हूं, पर मान लो है मेरे पास 2 लाख रुपए, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 लाख रुपए है नहीं, है मान लो। तो अब मैं इस पैसे को किस तरीके से खर्च कर सकता हूं? या तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस पैसे से कोई जमीन खरीद लूं, प्लॉट खरीद लूं, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आ गई बात समझ में? मतलब मेरी संपत्ति बढ़ी, एक तरीका का मैंने पैसा खर्च किया तो मेरी संपत्ति बढ़ी, तो मैं संपत्ति बढ़ी मेरी, ठीक है, या फिर मेरे ऊपर कोई कर्जा था, मैंने लोन ले रखा था, उस लोन को मैंने चुका दिया। आ गई बात समझ में? यह भी हो सकता है। पर देखो मैंने पैसा भी खर्च किया जिससे ना तो मेरी संपत्ति बढ़ी और न ही मेरा लोन कम हुआ। अगर इस तरीके से मेरा खर्चा हुआ है तो मैं उसे बोलूंगा वो एक प्रकार का राजस्व व्यय है। ठीक है, अब इसके उदाहरण से चीजें समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आती है। उदाहरण आप इसके देखो, यहां से मजा आएगा। उदाहरण आप देखेंगे तो उदाहरण में आपको चीजें स्पष्ट होगी। इसके अगर उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे आप लोगों की नौकरी लगेगी, मैं तो चाहता हूं कि भगवान आप सभी की नौकरी लगे, तो आप लोगों को सैलरी मिलेगी, वेतन, वेतन आप लोगों को मिलेगा, सरकार देगी, याद रखना सरकार आपको पैसा देगी। ठीक है, तो सरकार अपनी जेब से पैसा आपको देगी। मुझे एक बात बताओ, सरकार आपको पैसा देगी तो क्या इससे सरकार की संपत्ति बढ़ेगी क्या? भाई सरकार के खजाने से पैसा आपकी जेब में आएगा तो सरकार की संपत्ति कहां से बढ़ेगी, वृद्धि कहां से होगी, उल्टा कम होगी ना। तो न तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो, पहली शर्त पूरी हो गई। आपको सैलरी देने से क्या सरकार का कर्ज कम हुआ क्या? नहीं हुआ। हो सकता है आपको सैलरी देने के लिए सरकार को कर्जा लेना पड़े। ठीक है, तो मैं कहना यह चाहता हूं, तो सैलरी जो है, सरकार द्वारा जो वेतन आपको दिया जाएगा वो सरकार का एक प्रकार का कैसा खर्च है? राजस्व व्यय है। कैसा व्यय है मेरे प्यारे दोस्त? राजस्व व्यय है, जरूर आपको याद रखना है, राजस्व व्यय। इसके अलावा सरकार बहुत सारी, अच्छा सरकार पेंशन देती है, पेंशन देगी सरकार, सरकार क्या देगी? पेंशन, पेंशन स्कीम्स चलाती है सरकार, पेंशन देगी सरकार। तो सरकार जब पेंशन देती है ना, तो वो भी सरकार का कैसा व्यय है? जल्दी से बताओ सरकार का कैसा व्यय है? तो पेंशन में दिया गया पैसा सरकार का कैसा व्यय है? बताओ भाई। ठीक है, तो कैसा व्यय है? तो याद रखना मेरे साथियों, वो भी एक प्रकार का राजस्व व्यय है। इसके अलावा सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी, सब्सिडी को हिंदी में बोलते हैं सहायिकी। तो सरकार खेतों में सब्सिडी देती है अलग अलग जगह पे, तो वो भी सरकार अपनी जेब से पैसा खर्च करती है। इसके अलावा सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, कल्याणकारी योजनाएं, चाहे मनरेगा हो, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1 रुपए किलो में गेहूं हो, है ना, तो कल्याणकारी योजनाएं, तो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं जो है वो सरकार चलाती है। तो उसमें जो सरकार पैसा खर्च करती है वो भी कैसा है? तो याद रखना वो भी एक प्रकार का कैसा उदाहरण है? तो वो भी एक प्रकार का मेरे साथियों कैसा है? तो सार्वजनिक राजस्व व्यय है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो सरकार पेंशन दे रही है, वेतन दे रही है ना। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? इसके अलावा रक्षा, डिफेंस सेक्टर में भी तो सरकार पैसा खर्च करती है, तो रक्षा सेवाएं, ठीक है, रक्षा सेवाएं मेरे साथियों, रक्षा सेवाएं, ठीक है। सरकार राज्यों को अनुदान भी देती है, केंद्र सरकार राज्यों को क्या देती है? अनुदान, सहायता अनुदान। तो राज्यों को सहायता अनुदान जो दिया जाता है वो भी सरकार का कैसा व्यय है? तो लिखेंगे वो भी सरकार का राजस्व व्यय है। राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, दिया जाने वाला सहायता अनुदान, सहायता अनुदान। मान लो कोई राज्य पिछड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार उसको ग्रांट देती है, अनुदान का मतलब होता है ग्रांट। अच्छा, इसके अलावा मान लो भारत सरकार ने कहीं से लोन ले रखा है, तो लोन ले रखा है, तो लोन जो ले रखा है ना उसका वो ब्याज देगी,
तो ब्याज अदायगी, ध्यान रखना, ब्याज देने से सरकार के संपत्ति में वृद्धि नहीं होती है और ब्याज देने से सरकार के ऋण में भी कमी नहीं होती, क्योंकि वो ब्याज दे रही है। तो लिखेंगे ब्याज अदायगी, सरकार द्वारा जो ब्याज अदायगी की जाती है, ब्याज प्राप्ति नहीं बोल रहा हूं, ब्याज अदायगी, इंटरेस्ट पेमेंट, वो भी सरकार की कैसी इनकम है, तो वो भी सरकार की राजस्व व्यय का उदाहरण है। ये आप यहां पर भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट में 20% पैसा दे रही है सरकार, ठीक है। हाँ, तो ये भी मेरे साथियों कैसी इनकम है सरकार की, तो राजस्व, सॉरी, कैसा व्यय है सरकार का, तो राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय। आ गई बात समझ में? राजस्व व्यय मैंने आपको यहां पर बताया, राजस्व व्यय तो रक्षा, सब्सिडी, वेतन, पेंशन, ब्याज का भुगतान, ये सारे के सारे इसके व्यय है। सब्सिडी में कोई सी भी प्रकार की सब्सिडी हो सकती है, ठीक है, ईंधन सब्सिडी हो सकती है, उर्वरक सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, जैसे राशन की दुकानों पर 1 रुपए किलो में अनाज उपलब्ध करवाना, और इसके अलावा बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में मिलती है तो उसके लिए सौभाग्य योजना चलाई है सरकार ने, है ना, वो भी सब्सिडी, ईंधन सब्सिडी, बिजली सब्सिडी हो गई आपकी। इसके अलावा उर्वरक सब्सिडी, उर्वरक फर्टिलाइजर्स आपको सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाती है सरकार, है ना। स्कॉलरशिप, बहुत बढ़िया, आंचल ने जवाब दिया स्कॉलरशिप, मैंने नहीं लिखा स्कॉलरशिप, नहीं लिखा तो लिखो स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मेरे साथियों, है ना, सब्सिडी, वेतन, कल्याणकारी योजनाएं, स्कॉलरशिप, रक्षा सेवाओं के साथ साथ लिखेंगे स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, ठीक है। तो सरकार यहां पर भी पैसा खर्च करती है, तो ये भी सरकार का कैसा व्यय है, तो ये सरकार का राजस्व व्यय है। ये सारे के सारे इसके उदाहरण है मेरे दोस्त। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को? एक बार प्लीज नोट डाउन इट, इसको नोट डाउन कर लो। रंजना, सर मेरा डाउट है, बता, पूछो 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 बहना, पूछो आप, है ना। उधार लेने से बता रहे हैं आप सरकार को कैसे प्रॉफिट होगा, उधार लेकर प्रॉफिट तो उधार देने पर होगा ना। तो मैंने कब बताया कि उधार लेने से सरकार को प्रॉफिट होगा, ये मैंने कब कहा? क्यों बहना, ऐसा आपने कहां सुन लिया? मैंने ऐसा कहीं बताया क्या? चलिए उतार लिया इसको। ठीक है भाई, बढ़े आगे, चलो इस बात पर हम एक घुट पानी पी लेते हैं। सर डिफेंस पर 14%, मैंने क्या बताया, डिफेंस पर कितना है मेरे भाई, 11% है, मैंने 14 कहां लिखा, कहां लिखा? बॉन्ड क्या है रोहित? बॉन्ड, सरकार दरअसल पैसा इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड जारी करती है, जैसे ट्रेजरी बिल, ठीक है। है ना सर, बजट 2026-27 के व्यय की स्लाइड को गूगल पर सर्च कीजिए एक बार। अरे नहीं भाई, हम क्यों सर्च करेंगे गूगल पर, जब हमें यहां पर दे रखा है आंकड़ा, तो ये भी तो वही आंकड़ा है, ठीक है। बढ़े आगे बढ़े, ये सार्वजनिक व्यय में मैंने राजस्व व्यय बताया। अब मैं बात करता हूं पूंजीगत व्यय के बारे में। तो पूंजीगत व्यय ऐसे मैंने वहां पे लिख रखा है, पर मुझे लगता नहीं कि वहां पर आएगा, तो मैं अगला हेडिंग डाल देता हूं, कैपेक्स, पूंजीगत व्यय। ऐसे इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैपेक्स। कैपेक्स पूंजीगत व्यय के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये एक प्रकार का सरकार का व्यय है, सरकार का खर्च है ये,
ठीक है, आने वाले साल में सरकार जो है वो कहां कहां खर्च करने वाली। सर आप बताए तो हैं विदेशों से उधार, विदेशी संस्थाओं से उधार। हाँ तो इसमें क्या प्रॉफिट होगा ऐसा? देखो रंजना जी का सवाल है कि मैं शायद जितना समझ पाया हूं कि सर विदेशों से जो उधार लिया जाता है, विदेशी संस्थाओं से उधार लिया जाता है, ये क्या चीज है? शायद मैं वहां पर एग्जैक्ट आपको क्लियर नहीं कर पाया, पर मैं आपको इस क्लास में उसको क्लियर करता हूं। इसका सिंपल सा मतलब यह है, भारत सरकार या तो अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से, इनसे उधार ले ले कि यार हमें लोन दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें ये खर्च करना है वगैरह वगैरह, या फिर भारत सरकार आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, इनसे लोन ले ले। तो विदेशों से लोन लेना अलग है, विदेशी संस्थाओं से लोन लेना अलग है, और भारत के अंदर से लोन लेना अलग है। जैसे जनता से लोन लेना है तो जनता को प्रोत्साहित करे कि भाई स्मॉल सेविंग अकाउंट में अपना बचत रखो, अल्प बचत बोलते हैं, स्मॉल सेविंग बोलते हैं, है ना। तो सरकार के पास वो पैसा जाता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, तो सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ती है उससे कि यार हमें तो ब्याज सहित पैसा देना है स्मॉल बचत में, अगर कोई व्यक्ति खर्च करेगा तो, है ना। तो ये अंतर है। बाकी अगर आपका और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे, है ना। सर बिजनेसमैन से उधार ले सकती है क्या? बिजनेसमैन से उधार लेने का एक ही तरीका है कि सरकार बॉन्ड जारी करे और वो बॉन्ड खरीदे और पैसा दे सरकार को। ये तरीका ऐसा नहीं कि अरे मोदी जी रुको रुको, अंबानी जी आए, मोदी जी रुको रुको, मेरे पास 150 करोड़ रुपए आप रख लो यार, ऐसा नहीं होगा, है ना। चलो कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम चर्चा करें। मैं चाह रहा हूं इसके बारे में अब कल ही चर्चा करते हैं मेरे दोस्त, है ना। आज थकान सा हो रहा है थोड़ा, इसके बारे में अब कल चर्चा करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? मतलब मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की कि यार आपको कोई समस्या ना आए, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या है तो टेलीग्राम जिंदाबाद, नहीं तो क्लास तो जिंदाबाद है ही है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही आनंद करेंगे, अब बाकी चर्चाएं कल करेंगे। देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, बजट का कल नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से क्लास लो। और कोई दिक्कत आती है तो विनय सर आपके साथ में है, बताओ। वर्णिता जी, साक्षी जी, आनंद भाई, रंजना, है ना, विक्रम भाई, तमाम साथी, कंचन, आकाश, है ना। कोई गिला शिकवा है ना, बताओ भाई। अगर कोई भी गिला शिकवा हो तो भी बताओ हमें। वो सुना आपने गाना, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। सर आप बताए तो हैं कैपिटल रिसीट में, क्या बता दिया भाई मैंने? कैपिटल रिसीट में मैंने क्या बताया? कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, तो इसमें मैंने क्या उधारी बताया ना। उधारी का एक तरीका है विदेशों से उधार लेना, विदेशी संस्थाओं से उधार लेना, उधारी तो बताया, प्राप्ति। ठीक है, एक बार और पढ़ के आना, शायद मैं आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही, शेष वार्ता आपसे करेंगे कल। शुक्रिया, धन्यवाद और धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले एपिसोड के साथ।